नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसके? बोल्ट के। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर आप 10 ही क्वेश्चन करा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी चैप्टर में हम लोगों ने 20 कराए हैं, किसी चैप्टर में 10 कराए हैं, और जैसे जैसे चैप्टर बढ़ जाएंगे, जैसे कि आपका अराउंड टेंशन मेमोर हो जाएगा, उसके बाद सभी चैप्टर के मिक्स करके 50 क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आएंगे हम लोग, जिससे आपका जितने भी चैप्टर हो सके हैं सबका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जितने बच्चे चैप्टर कर हैं उनको करेंगे। उसके बाद जितना पूरा सिलेबस है उसके मिक्स 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह आपका रिवीजन नहीं छूटेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन और भी ज़्यादा कराएंगे। फिलहाल क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि 10 क्वेश्चन से ही हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को कर लेंगे। वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहता है। क्वेश्चन कितने करते हैं इससे मतलब नहीं रहता, क्वेश्चन करने का तरीका, टेक्निक है, वो समझ गए तो आप लोग अच्छा कराओगे। अगर वो नहीं समझे तो कितने भी क्वेश्चन कर लो सब खराब जाएगा। तो क्वेश्चन को आराम से देखना। अगर समझ में नहीं आता है तो लास्ट में जाके कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर बता दूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की ओर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 बोल्ट के कनेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन जो ट्रांसलेटेड वर्जन है ना, वो सही नहीं रहता गूगल का, ये मैंने देखा है। और इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर चीज़ को अपने हाथ से टाइप करूँ, तो टाइप करने में टाइम बहुत लगता है। मेरा मतलब है कि चीज़ों को आप समझो। टाइप तो वो एग्जामिनेशन में जो होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम, वहाँ पे वो लोग कर देंगे। बस एक क्वेश्चन मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा, साथ साथ हिंदी में समझा दूंगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आप लोग कर लेना, हिंदी में देख लेना। अगर कहीं गलती लगती है तो समझ लेना कि ट्रांसलेटेड जो वर्जन है वो गलत है। तभी जो अगर आपको लगता है कि कहीं गलती है तो आप इंग्लिश वर्जन को प्रेफरेंस देना। यही आपको करना है कहाँ पे? बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में भी अगर आपका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में कहीं आपको गलती लगती है तो जो इंग्लिश वर्जन है वो सही माना जाता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस अभी यहाँ पे कर लो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज़ द यील्ड स्ट्रेंथ? यील्ड स्ट्रेंथ किसकी बात कर रहा है? यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है एफ वाई। चलो भाई, एफ वाई की बात कर रहा है। और बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, मैंने बताया आपको, समझना बात को। अगर बोल्ट का ग्रेड दिखा है, जैसे लिखा है आपका ए पॉइंट बी लिखा है, तो मैं इन चीज़ों को लिख के रख दूंगा, ध्यान रखना। इन चीज़ों को मैं लिख दूंगा, दिक्कत मत देना। जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर A.B ग्रेड का बोल्ट है तो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है 100 इंटू ए। और जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है, ये पॉइंट है ना, इसके बाद पॉइंट है, वो होती है आपकी यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इंटू 0.B। तो यहाँ पे आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी होगी? यहाँ पे 100 इंटू ए कितना यहाँ पे 4 है, तो 400 रहेगी। क्योंकि यील्ड की अल्टीमेट भी पूछ सकता था भाई। और किस तरह होती है मैंने आपको करके दिखाया, रिवीजन वाली वीडियो देख लेना, पिछली वाली जाके, वहाँ पे मैंने बताया कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकाली जाती है। और एफ वाई बी की बात करें तो क्या होता है वो हमारा, वो एफ यू बी इंटू 0.B। एफ यू बी कितना है मेरा? यहाँ पे एफ यू बी मेरा 400 है, और 0.B यानी कि बी की जगह 0. ठीक है, बी की जगह क्या है 6 है, तो कितना आएगा ये 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो भाई, यूनिट में भी चेंज कर सकता था, न्यूटन पर mm स्क्वायर की जगह अगर एम्पियर लिख देता तब भी आंसर सही रहता, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर 1 एम्पियर होता है। एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉइंट है या फिर टॉपिक कह सकते हैं इसको, जिसमें वो बच्चे को चेक करता कि इसको इतना भी नहीं आता कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर 1 एम्पियर। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जामिनर का फर्स्ट पॉइंट रहता है इसमें आपको चेक करना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहता क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट भी पूछ सकता था, यहाँ पे करेक्ट पूछा तो करेक्ट देखेंगे। साइज ऑफ होल, जो होल का साइज करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं डी की बात करूँ रिवेट के केस में, तो ये होल होता है। साइज ऑफ होल, नॉमिनल डाया या फिर शेंक डाया, यानी फाई नॉमिनल डाया या फिर शेंक डाया, उसमें प्लस ही तो करते हैं हम लोग। क्लियरेंस यानी कितना हम लोग क्लियरेंस दे रहे हैं। कभी हम लोग 1.5 mm ऐड कर देते हैं, कभी हम लोग 2 mm ऐड कर देते हैं, तो ऐड ही तो कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? साइज ऑफ होल तो सब में लिखा है, चलो ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? नॉमिनल डाया ऑफ फास्टनर, नॉमिनल डाया फास्टनर, नॉमिनल डाया फास्टनर, नॉमिनल डाया फास्टनर। यहाँ क्लियरेंस लिखा है चारों में।
अंतर क्या, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस। तो हम लोग करते क्या भाई, प्लस करते हैं ना, माइनस तो करते नहीं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका डी, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका डी होगा। जो डाटा मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि पिछले वाले में ये चीज़ें लिखी हैं, तो ये पीडीएफ में आपको मिलेगी, ये रफ नहीं करी जाएंगी, है ना, ये आपको मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, डी। क्यों हो गया, रीज़न उसका बता दिया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पिच ऑफ बोल्ट एंड गेज। पिच और गेज के लिए बोल्ट की कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ चारों और बता दूंगा कि किसमें क्या गलती है, आप लोग समझ लेना, हिंदी में भी देख सकते हो आप लोग। क्या कहता है, पिच इज मेजर्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ लोड, सही बात है भाई। गेज इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, ये बात सही कह रहा गलत कह रहा, देखते हैं। डायग्राम बनाते हैं भाई, क्या होता है अपना डायग्राम। अगर ये मेरी रिवेट लाइन है, या फिर जिसको गेज लाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, रिवेट लाइन का दूसरा नाम क्या भाई, गेज लाइन है, और ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है। तो फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल जो मेरी गेज लाइन होती है, सेंटर टू सेंटर रिवेट के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको पिच बोलते हैं। रिवीजन वाला वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसको गेज डिस्टेंस बोलते हैं, स्मॉल जी से शो करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, पिच इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड, सही बात है। लोड की जगह स्ट्रेस भी बोलता है, तब भी बात सही रहती है भाई। गेज इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो दोनों ही बातें जो हैं वो सही है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। अब बोलो सर ए राइट आंसर तो बाकी के रॉन्ग कैसे है। अगर ए मेरा राइट आंसर है तो बाकी के गलत कैसे हैं, तो अभी देख लेते हैं। देखो भाई बी क्या बोलता है मेरा, बी क्या बोलता है मेरा, बी को चेक करते हैं। बी क्या बोल रहा है, पिच इज मेजर परपेंडिकुलर, तो ये गलत है, अलोंग मेजर करते हैं, तो ये यही गलत हो गया। सी क्या बोल रहा है, पिच इज मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड, ये सही है। गेज इज मेजर अलोंग, अलोंग नहीं भाई, परपेंडिकुलर होता है, तो ये गलत हो गया। डी बोल रहा है पिच इज मेजर परपेंडिकुलर, तो ये गलत हो गया। इस रीजन की वजह से ये तीनों जो बी सी डी है वो आंसर नहीं है। पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर है तो क्यों है, और बाकी आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आपने इस तरह करना सीख लिया तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपको नहीं आते हैं, क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है, तो इस लॉजिक से आप आंसर लगा भी सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि ये आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, ए हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस। मैक्सिमम पिच, अब बोलोगे सर आपने पिच मैक्सिमम आपने बताई थी, 4 केस बताए थे मैंने। एक बोला था टेंशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन के लिए, एक स्टैगर्ड पिच के केस में बोलता था, और एक आपका टेक्निक रिवेट्स के केस में बोला था। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कौन सा केस लिया जाए। अगर आपसे कोई भी केस नहीं बोला है, टेंशन, कंप्रेशन, ना स्टैगर्ड ना टेक रिवेट, तो हम लोग कौन सा केस लेके चलते हैं, टेक रिवेट। टेक रिवेट में कितना होता है कि मैक्सिमम देखना है ना। अब पी मैक्स की अगर मैं बात कर दूँ तो ये टेंशन के केस में कितना होता है, मैं लिख देता हूँ फिर से, आपका 16T है ना, कि टी की फॉर्म में वही लिख रहा हूँ मैं। कंप्रेशन के लिए कितना होता है, बाकी डाटा नहीं लिख रहा हूँ, आपका 12T है ना। और स्टैगर्ड की अगर मैं बात कर दूँ, स्टैगर्ड की बात करूँ तो इन दोनों के केस में इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसका कितना 1.5, ओके, और 12 का भी 1.5 ऐड कर देंगे, ये कैलकुलेटर निकाल लेना आप। और टेक रिवेट्स का कितना लेके चलते हैं 32T। तो इन सब में चेक कर लेना आप सबसे ज़्यादा, क्योंकि पूछा क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा 32T, तो इस वजह से जो आंसर है वो 32T है। और टी भी कौन सा लेते हैं, मिनिमम लेके चलते हैं, लिखा है ना थिनर प्लेट, तो टी भी कौन सा लेके चलते हैं भाई हम लोग, मिनिमम लेके चलते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आंसर हो गया यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने कोई नाम ही नहीं बोला, मैक्सिमम बोला है। मैक्सिमम हम लोगों को वो, अगर मैक्सिमम बोला है तो हम लोगों को सारे केस चेक करने पड़ेंगे। अगर बोल देता कि टेंशन कंप्रेशन, बोल देता टेंशन कंप्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करते। लेकिन यहाँ पे कोई नाम ही नहीं बोला है तो सब चेक करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या आ गया अपना 32T, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ स्टैगर्ड पिच, पिच में भी इंक्रीज, अगर मैं स्टैगर्ड पिच लेता हूँ तो पिच को कितना इंक्रीज कर देता हूँ, तो हम लोग 50% इंक्रीज कर देते हैं पिच को। कितना इंक्रीज कर देते हैं, 50%। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, है ना, डरना मत। डेफिनेशन में आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड
एज डिस्टेंस, यानी एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस में अंतर क्या होता है ये बताना भाई आपको। तो मैंने आपको बताया था कि जो पिच है वो पैरेलल होती है और एंड डिस्टेंस भी पैरेलल होती है, और जो गेज है वो परपेंडिकुलर होती है, गेज की तरह एज भी परपेंडिकुलर होती है। किसके, ये सारा डाटा किसके पैरेलल परपेंडिकुलर होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ फोर्स की डायरेक्शन के, फोर्स की डायरेक्शन के। तो आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं वन बाय वन। एज डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल, तो एज डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर करी जाती है, तो ये तो गलत हो गया भाई। अगर मुझको नहीं पता तो मैं स्टेटमेंट ए भी सही लगा देता, अगर मुझे एक भी चीज़ नहीं पता तो स्टेटमेंट ए सही लगा देता, क्योंकि मुझे पता है कि एज डिस्टेंस गेज की तरह, जो सॉरी गेज है, गेज लाइन है, गेज डिस्टेंस है, वो एज डिस्टेंस की तरह फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे से मैं इसको गलत मार दिया, क्योंकि यहाँ लिखा पैरेलल, तो ये गलत हो गया। क्योंकि पूछा क्या है, अंतर पूछा है। बी बोल रहा है एज डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल, तो एज हमेशा परपेंडिकुलर मेजर करते, तो ये भी गलत हो गया। सी बोल रहा है एज डिस्टेंस इज मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस बोलते या फोर्स बोलते बात एक ही है ना। बात एक का मतलब थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर पैरेलल का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होती है, हम सब लोग जानते हैं। तो ये तो सही है यहाँ तक। अब पढ़ते हैं आगे का, वाइल एंड डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर, ये तो ये भी गलत है। एज डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है और एंड डिस्टेंस पैरेलल होती है। डी को देखते हैं, एज डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सही है, या फिर स्ट्रेस बोल दिया। वाइल एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, तो स्टेटमेंट जो डी है वो राइट है ना। तो कितना कन्फ्यूजन, थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बन गया बड़ा। तो इसका मतलब है आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। रिवीजन वाली वीडियो में मैंने सब चीज़ बताई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट वेल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय, देखिए मैंने अभी तक फ्लैट आपको कराया नहीं है, लेकिन इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट के केस में हम लोग 1.5 mm घटा देते हैं, है ना। इतना मैं ये बता दे रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ेंगे वेल्ड वाला चैप्टर तब मैं ये चीज़ बता दूंगा। तो इसका आंसर क्या है, डी। इतना याद रख लो आप, कैसे क्या होता है सब चीज़ें हम लोग जब वेल्ड वाले टॉपिक का चैप्टर का रिवीजन करेंगे तब मैं वहाँ पे इन चीज़ों को समझा दूंगा वन बाय वन। मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़ दोनों को ही याद करने का तरीका भी बता दूंगा। चलो भाई, अब क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में कि मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस दोनों को इसे शो करते हैं फॉर रोल्ड मशीन फ्लेम कट। मैंने बताया था कि ई मिनिमम की दो वैल्यू रहती है, यहाँ पे इसको रफ करते हैं फिर लिखते हैं कि भाई जो ई मिनिमम है उसकी दो वैल्यू है, एक होती है 1.5 डी नॉट, एक होती है 1.75 डी नॉट। ये होती है मशीन कट के लिए, जब मैं मशीन से काट रहा हूँ। जब हाथ से काटता हूँ यानी हैंड कट के लिए तो 1.75 डी नॉट रहती है। यहाँ क्या लिखा हुआ, मशीन कट, तो क्या हो गया आंसर 1.5 डी नॉट। डी नॉट क्या, होल्ड है। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको बोलते ही नहीं मशीन कट ना हैंड कट, तब भी आप क्या लगाते 1.5 डी नॉट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है तो मैं मशीन कट मान के ही लगाऊंगा। मैंने बोला था, ये याद कर लो भाई, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, मशीन कट वाला रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा अगर नहीं बोलेगा फिर भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड। मिनिमम तो हम लोग देख लिया पीछे, अब मैक्सिमम क्या होता है, ई मैक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं 12t मिनिमम इंटू एप्सन, है ना। इसकी वैल्यू होती है √250 अपॉन एफ बाई, ये फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ पे आपको, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू है 12t एप्सन, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सीधा आता है तो बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, सीधा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज गिवन बाय। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी कि अगर मैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन की बात कर दूं तो दो चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इन दोनों में से जो भी मिनिमम लेके चलते हैं। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या फिर डिज़ाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको लेके चलते हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय √3 अपॉन गामा एम बी। ये तो स्ट्रेस हो गई। एरिया क्या होता है NN ANB प्लस NS ASB, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देख लो कौन सा आंसर होगा। शेयर स्ट्रेंथ में गामा एम की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.25, देख लो यहाँ पे 1.25 इन दोनों में आ रहा है। चलो भाई चलो चेक करते हैं।
सी डी में कन्फ्यूज़न रहेगा तो ये आ रहा है एफ यू, ये आ रहा है एफ वाई, तो एफ वाई तो है नहीं, हम लोग एफ यू लेके चलते हैं, तो डी तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे करना है वो देखो आप लोग। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरा, वो आंसर होगा डी, सॉरी सी। आंसर क्या होगा मेरा, सी होगा। ये तो हो गया आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वी पी बी क्या होता है 2.5 के बी डी टी मिनिमम एफ यू अपन गामा एम बी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लो। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जो टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कर लिए, किसके रिलेटेड, बोल्ट से रिलेटेड। बोल्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने सारे यहाँ पे कर लिए। अब जैसे मेरा आपका वेल्डेड कनेक्शन रहेगा, जैसे मुझको टाइम मिलेगा, जितने अब तक हमारे चैप्टर हो चुके हैं उन सब का मिक्स 50 क्वेश्चन की एक और वीडियो करा देंगे, जिससे आपके जितने भी पढ़े हुए क्वेश्चन हैं सबका रिवर्स हो जाएगा, जितने टॉपिक हैं, है ना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितना आप लोग लाइक करोगे उतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो वीडियो लेट आती रहेंगी, फिर आप लोग बोलोगे कि वीडियो लेट आ रही है। लाइक करते रहोगे तो रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, नीचे लाइक का बटन है। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।